नमस्कार बच्चों, आज के इस ई लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम प्रयोगवादी काव्य के पड़ाव तक पहुंचे हैं और इसका अगला पड़ाव कहिए या अंतिम पड़ाव कहिए, ये हमारे सामने नई कविता के रूप में आता है। तो आज हम सभी इसी नई कविता प्रकरण पर विचार करेंगे। नई कविता क्या है, इसका आगमन हिंदी साहित्य जगत में कैसे हुआ, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं और कौन कौन से इसके प्रमुख कवि हुए हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि नई कविता का आगमन साहित्य जगत में हुआ कैसे। ये तो यहाँ लिखा है कि 1954 ईस्वी से, आगे मैंने इसका समय नहीं बढ़ाया है कि कब तक। इसका संकेत हमारा ये है कि अनवरत चल रही है, भले ही इसके रूप बदल रहे हों, लेकिन आगे की इसकी कविताओं को क्या नाम दिया जाए, इसकी प्रवृत्तियों को किस नाम से बताया जाए, जाना जाए, अभी ये विचारणीय बिंदु है। वैसे 1954 से 1960 तक की कविताओं के लिए विशेष करके नए संदर्भ में लिखा जाता रहा, लेकिन उसके बाद साठोत्तरी कविता कह दिया गया। 1960 के बाद की कविता को साठोत्तरी कह दिया गया। इस बात को हम यहां समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि नई कविता साहित्य जगत में कैसे आई, इसका पदार्पण कैसे हो। तो इसका उत्तर यह है कि प्रयोगवादी काव्य ही आगे चल करके विकसित रूप में नई कविता बन जाता है। यह प्रयोगवाद का ही विकास आगे चल करके नई कविता कहलाता है। प्रयोगवाद में आपने पढ़ा है कि प्रयोगवादी कवियों के द्वारा 3 तार सप्तकों का प्रकाशन किया गया, जिसमें पहला तार सप्तक हमने बताया था सन 1943 ईस्वी में हुआ और दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन सन 1951 में किया गया। इसी 1951 अर्थात दूसरे तार सप्तक के बाद ही आप ये कह सकते हैं कि दूसरे तार सप्तक में ही नई कविता का बीजारोपण हो चुका था। यहीं से कहीं ना कहीं पहले वाले तार सप्तक से कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा था, प्रवृत्तियों में कुछ बदलाव सा आ गया था दूसरे तार सप्तक में, लेकिन अभी इसे नई कविता कहा नहीं गया। तो दूसरे तार सप्तक से ही हम देखते हैं कि नई कविता के अंकुर निकलने लगते हैं, बीज निकलने लगते हैं, और यहां तक कि 1954 तक आते आते स्थिति यह हो जाती है कि प्रयाग से एक नई कविता संकलन या यूं कह लीजिए नई कविता नामक एक पत्रिका का प्रकाशन होता है प्रयाग से, और इसके संपादक होते हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। ये दोनों लोगों का प्रयास होता है, दोनों मिलकर इसका संपादन करते हैं। राजकमल प्रकाशन से संभवतः इसका प्रकाशन होता है इलाहाबाद से। तो ये जो नई कविता सन 1954 में नई कविता नामक पत्रिका निकल करके आती है, वहीं से हम कह सकते हैं कि नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें हम 2 बातें यहां पर विचारणीय हैं कि हम देखेंगे कि नई कविता एक नए नाम और एक नए रूप, एक अलग पहचान के रूप में सबसे पहले सन 1954 में दिखाई देती है। तो 1954 को ही हम नई कविता का श्री गणेश मानते हैं। अब इसकी अंतिम सीमा की अगर बात देखी जाए तो अंतिम सीमा इसकी कहां तक जाती है, इसके लिए हमारे पास कोई बिंदु नहीं है, क्योंकि भले ही 1954 से लगभग 6-7 दशकों का समय हो रहा है, इस बीच में भी बहुत उत्थान पतन हुए हैं, अनेक प्रवृत्तियों में परिवर्तन देखे गए हैं, लेकिन अलग अलग इसके नाम अभी हमें दिखाई नहीं देते। हाँ, इतना जरूर है कि यही कविता जो नई कविता थी आगे चल करके ये अकविता बन गई। कुछ दिनों के बाद इसमें और इतना अधिक परिवर्तन हो गया 1960 तक पहुंचते पहुंचते कि वहां पर इसे
साठोत्तरी कविता, यानी सन 1960 के बाद जो कविताएं लिखी गई, वो कोई और कविता नहीं, कोई अलग कविता नहीं, वो कविता यही थी। नई कविता ही धीरे धीरे विकसित होती रही। उसके कथ्य में, उसकी शैली में कुछ न कुछ परिवर्तन तो हमेशा होता ही रहता है। तो यही परिवर्तन आगे चलकर 1960 के बाद साठोत्तरी कविता के नाम से जाना गया। कुछ लोग इसे समकालीन कविता कहते हैं, कुछ लोग उसको अद्यतन कविता भी कहते हैं। तो तमाम नाम उसके हैं, समकालीन, अद्यतन, साठोत्तरी, और बहुत से लोगों ने तो उसके कथ्य और शिल्प को देखकर ये भी कह दिया कि ये अकविता है। अकविता का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो कविता ना हो उसे अकविता कहा गया। यह शब्द हर क्षेत्र में दिखाई देता है। कहानी के क्षेत्र में अकहानी दिखाई देती है, तो कविता के क्षेत्र में अकविता कहा जाता है। एक निषेधात्मक उपसर्ग लग गया है इसमें। निषेधात्मक उपसर्ग यानी जिन शब्दों के आगे आ लग जाता है वो निषेध का सूचक होता है, जो उसे नकारता है। तो ये अकविता ये बताती है कि यह कविता है ही नहीं। खैर, इस पर हम आगे बात करेंगे कि यह कविता है क्यों है या नहीं है, क्या कारण है उसका। इस पर हम आगे इसकी प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए आपसे बात करेंगे। वैसे अगर आप देखा जाए तो वही जो अकविता है, जो साठोत्तरी कविता है, समकालीन कविता है या अद्यतन कविता, कई रूपों में जानते हैं, आज किसी न किसी रूप में लिखी जा रही है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह कविता राजनैतिक एवं सामाजिक सभी तरह के भाव बोधों की अभिव्यक्ति देने में समर्थ है। अतः हम ये देखते हैं या हम ये कह सकते हैं कि इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। तो आगे हम इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब हमें यहां यह देखना है कि वो कौन सी प्रवृत्तियां थी, वो कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण इसे नई कविता कहा गया। तो इस संबंध में हम आपसे बता भी चुके हैं कि ये नई कविता उसी का एक विकसित रूप है। किसका? प्रयोगवाद का विकसित रूप है। प्रयोगवादी काव्य ही आगे चल करके नई कविता बन गया। तो इसमें अगर हम विचार करें तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हमें वही रूप इसमें दिखाई देते हैं। जैसे इसमें हम पहली बात कह सकते हैं, लघु मानव की प्रतिष्ठा। मानव की प्रतिष्ठा, इसका मतलब क्या है? प्रयोगवादी काव्य से हम इसकी तुलना करते हुए अगर चले तो वहां पर भी देखते हैं कि आम जनजीवन का चित्रण होना शुरू हो गया था। लेकिन लघु मानव से हमारा तात्पर्य है कि आम जन के अंदर जो भी भावनाएं उठती थी, उनका खान पान, रहन सहन, उनका जीवन स्तर, उनकी आकांक्षाएं, उनकी अभिलाषाएं, उनकी निराशाएं, यानी समग्र रूप से समाज की सबसे छोटी इकाई मनुष्य, आम जन की भावनाओं का आदर करने वाली ये कविता थी। इसीलिए कहा गया लघु मानव की प्रतिष्ठा। ये कविता अपने लिए किसी नायक को नहीं चुनती है, किसी राजा महाराजा को नहीं चुनती है, बल्कि एक जन साधारण के लिए, आम आदमी के लिए लिखी जाने वाली कविता थी। दूसरी चीज अगर हम देखें तो कुंठा, निराशा एवं संतरास की भावना इसमें बहुत। निराशा एवं संतरास कुंठा, निराशा एवं संतरास की भावना देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि मानव मन के अंदर जो कुंठाएं थी, बहुत सी ऐसी इच्छाएं जो पूर्ण होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम अभिव्यक्त करते हैं, और कुछ ऐसी अभिलाषाएं होती हैं जिनको हम समाज के सामने मुखर भी नहीं कर पाते। हम अपने हृदय में ही उनको दफन कर देते हैं।
तो ये क्या होती है? ये एक तरह की कुंठा होती है। जो हमारे कार्य पूरे नहीं होते, जो हमारी अभिलाषाएं पूरी नहीं होती, बहुत कुछ ऐसी भी अभिलाषाएं हमारी चाहे अनचाहे हो जाती हैं जिनको हम समाज के सामने अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते, चाहे सामाजिक मर्यादा हो या और तमाम तरह की जो बातें होती हैं। तो इस तरह से तमाम ऐसी भावनाएं जो हमारी मन के अंदर दबी रह जाती हैं वो कुंठा बन जाती हैं। तो कुंठा, निराशा और संतराश, हमारे अंतरतम की जो पीड़ा होती है, जो हमें सताती रहती है हमेशा, इन सब को कह सकते हैं, इन सब का चित्रण इस कविता में देखने को मिलता है। संतराश का चित्रण। इसके अलावा अगर हम देखें तो नई कविता की और अगली क्या विशेषताएं हैं? ईश्वर में अनास्था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये सबसे बड़ी बात हमें दिखाई पड़ती है, ईश्वर में अनास्था। आस्था तो आप लोग जान रहे हैं, तो अनास्था भी जान जाएंगे। अनास्था क्या होता है? विश्वास ना होना, आस्था ना होना लोगों को, ईश्वर में विश्वास ना होना, यही ईश्वर के प्रति अनास्था है। नई कविता में हमें यह देखने को मिलता है कि लोग ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, इन सब का चक्कर बिल्कुल छोड़ देते हैं। इन सब में वो विश्वास नहीं करते। वह केवल एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर चलते हैं और उनका केवल कहना यही है कि अगर हम परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलनी ही चाहिए, और अगर कहीं सफलता नहीं मिलती, भाग्यवशात कहीं दुर्भाग्य से उनकी सफलता उन्हें नहीं मिलती, तो ये मानते हैं कि ये ईश्वर का नहीं बल्कि ये मुझे मिलना ही चाहिए, नहीं मिलता तो उसके खिलाफ वो विद्रोह कर देते हैं। कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि इस कविता में जो भी लोग, जिनके चरित्र हमें मिलते हैं, जिन पर कविताएं लिखी जाती हैं, वो ईश्वर में अनास्थावादी होते हैं, ईश्वर में वे विश्वास नहीं करते। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक और तार्किक होता है। एक और बात जो हम देखते हैं वो है क्षणवाद। क्षणवाद, ये क्षणवाद क्या है? ये कोई इस शब्द के मकड़जाल में आपको नहीं उलझना है, आपको इसको समझ लेना है कि क्षणवाद है क्या। क्षण तो आप जानते हैं, समय की एक इकाई कह सकते हैं, समय की एक इकाई ही क्षण है। इसे हम कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए ले लें, ये भी ले सकते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि इस समय नई कविता का जो कवि था वो क्षणवादी था। उसका मानना अपने वर्तमान को भोगना था। भक्ति काल या इसके पूर्व कालों में जिस प्रकार से व्यक्ति भावी आदर्श लेकर के, पाप और पुण्य का आदर्श लेकर के चलता था और अपने वर्तमान जीवन में प्राप्त होने वाले सुखों को भी वो इस डर के लिए नहीं भोग पाता था कि आगे उसे इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, तो यह बात खत्म हो गई। क्षणवाद में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति अपने एक एक क्षण का उपयोग करना चाहता है। वो अपने भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर नहीं लगाना चाहता कि हम वर्तमान भले ही दुख में व्यतीत कर लें, भविष्य हमारा सुंदर होगा, इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं था। इस दशक में हमें यह देखने को मिला कि लोगों में क्षणवादी प्रवृत्तियां, यानी एक एक क्षण का सदुपयोग करते हुए अपने वर्तमान को ज्यादा से ज्यादा सुखमय बनाने का था, कि हमारा वर्तमान सुखमय हो। वह किसी काल्पनिक भविष्य की चिंता में अपना समय व्यतीत नहीं करते थे, किसी भविष्य के लिए कुछ नहीं डालते थे कि अगर हम इस समय ऐसा कर लेंगे तो भविष्य हमारा सुंदर होगा। क्योंकि होता यह है कि हम वर्तमान के कष्टों को इस आशा में झेलते चले जाते हैं कि हमारा भविष्य बहुत सुंदर होगा। लेकिन नई कविता का कवि
नई कविता का मानव ऐसा नहीं करता था। वह एक एक क्षण अपने वर्तमान से लगाव रखता था और वर्तमान को संपूर्ण सुखों के साथ भोगने का प्रयत्न करता था। और अगली बात अगर हम देखें तो वो कह सकते हैं अति यथार्थवाद कह सकते हैं। कहने के लिए बहुत सारी वो सब बातें हैं, उनको कहां तक हम बताएं, कुछ ही बातें हम ले रहे हैं। अति यथार्थवाद तो हम वहां भी देख चुके हैं प्रयोगवाद में, इसलिए यहां उसको ना लेकर हम ले लेते हैं अहम के प्रति, या यूं कह लीजिए अहम वादी अहम वादी निरूपण कह सकते हैं या सजगता कह सकते हैं। चलिए हम अहमवादी चित्रण कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने अहम में रहता था। अहम का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, व्यक्ति अपने आप को कहीं दबाने का प्रयास नहीं करता था, वो कहीं झुकता नहीं दिखाई देता है। इस नई कविता में व्यक्ति हमेशा अपने अहम में रहता है, अपने स्व को वो पहचानता हुआ कहीं भी दबने या झुकना नहीं चाहता है। और एक चीज अगर हम देखें तो ये पहले से ही चली आ रही है, छंद बंधन से मुक्ति कह सकते हैं। छंद बंधन से मुक्त कह लीजिए। छंद बंधन की अनिवार्यता का ना होना, अनिवार्यता का ना होना, इसका मतलब यह हुआ कि इस युग में कविता के लिए किसी छंद का होना आवश्यक नहीं था। वैसे ये चीज तो हमें और पहले प्रयोगवाद में ही दिखाई देने लगी थी कि कवि ऐसी कविताएं लिखते थे कि उसमें कोई छंद ही नहीं होता था। जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल हमें गद्य जैसी लग रही है, जैसे लगता है हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। एक छोटी सी कविता आपको हम बताना चाहेंगे जो गे जी की है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर एक बात पूछूं बताओगे, फिर कैसे सीखा डसना और ये विष कहां पाया। तो इस तरह की ये एक कविता है, आप समझ लीजिए, छोटी सी कविता है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कहां सीखा डसना और विष कहां पाया। तो इस तरह की गद्य में बातचीत करती हुई जो कविताएं हैं, क्या हम इन्हें कविता कहेंगे? इसमें कोई भी छंद बंधन नहीं, केवल एक पढ़ने का तुक है। अगर इसे हम तुक से पढ़ लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह कविता है। तो इस तरह की कविताओं को देख करके ही आगे चलकर आलोचकों ने अकविता कहना शुरू कर दिया। इसके बाद हम आपको बताएंगे, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर ले, फिर मिटा देते हैं और फिर हम प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में प्रकाश डालेंगे। नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, यहां पर हम ये देख रहे हैं, हम थोड़ा जल्दी में देखेंगे। तो उसमें प्रमुख कवि तो सब वही रहे हैं जिनको हमने कहीं ना कहीं प्रयोगवाद में पढ़ा है। वो सब नई कविता के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनकी कुछ रचनाएं ऐसी रही हैं जो नई कविता की विशेषताओं से युक्त हैं। फिर भी हमने उन कवियों को न लेकर कुछ और कवि यहां पर ले लिए हैं, आप इनको भी याद रख सकते हैं। केदारनाथ सिंह,
इनकी रचना भी आपने कक्षा 9-10 में पढ़ी होगी। जमीन पक गई है अभी, बिल्कुल अभी, अकाल में सारस। हमारा यह प्रयास रहा है कि वही रचनाएं लें जो आपके कोर्स में कहीं ना कहीं आ चुकी हैं। धर्मवीर भारती की है कनुप्रिया, ठंडा लोहा और अंधा युग। तीसरे जो कवि आप देख रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इंटर में आप इनको विविधा में देखेंगे। गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख। गीत फरोश इनकी बहुत अच्छी रचना है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, ये गीत वहां पुणे में लिखा था, ये गीत जरा सुने में लिखा था। इस तरह की ये इनकी रचना है। और सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी, ये भी बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे, ये रचनाएं इनकी बहुत ही चर्चित हैं हिंदी साहित्य जगत में। और यदि हम एक और कवि का नाम लें, कुंवर नारायण का जो तीसरे तार सप्तक के कवि हैं, इनकी रचना है चक्रव्यूह और आत्मजयी। और भी इनकी तमाम रचनाएं हैं, लेकिन उन सब के लिए ना तो यहाँ पर जगह है और ना ही आपके लिए अपेक्षित ही है। बस आपके लिए केवल इतना ही अपेक्षित है इंटरमीडिएट स्तर पर कि इस सबको अच्छी तरह से तैयार कर लें। और इसके बाद हम कुछ पेज आपके साथ जोड़ेंगे, शेयर करेंगे, उनको आपको पढ़ना होगा। काव्य साहित्य का इतिहास यहीं पर संपन्न होगा।